दोस्तों, आज के हमारे ख़ास मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें चंद लफ्ज़ों में बांधकर बयां करना बहुत मुश्किल है। इन्होंने ज़िंदगी की हर धूप छाँव को सहते हुए साहित्य से फिल्मों और अब टेलीविज़न तक का सफ़र बखूबी निभाया है। प्यार बताने की नहीं, पाने की चीज़ है रेशमी। इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किस तरह? वाह, जवाब दे। हसीनों का इंसाफ भी है निराला। आए तो मुजरिम, ना आए तो मुजरिम। ताजमहल किसने बनाया था? कुतुब मीनार और अलोरा एजेंटा के मंदिर किसने बनाए थे? सब हिंदुस्तानियों ने तो बनाए। अरे बाप दादा जो कर गए सो कर गए, आज की बात करो। ये क्या कर रही थी तुम? ये क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, अपने आप को तुम्हारे बराबर कर रही थी ताकि हम दोनों में कोई फर्क न रहे, कोई दूरी न रहे। आइए आपको मिलवाते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अदीब आलम, मुंशी फजल, डॉक्टर रामानंद सागर। सागर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सागर साहब, आप इतनी लिटरेरी आदमी थे, आपने अपना सफ़र ज़िंदगी का जर्नलिज्म से शुरू किया, उसके बाद फिल्मों में आने की आपने कैसे सोची? मजबूरी। मैं फिल्मों में नहीं आना चाहता था। मैं लाहौर में एक लाहौर के बहुत बड़े अखबार डेली मिलाप का एडिटर था जी। तो जर्नलिज्म में रहा, लेकिन पार्टीशन, और मुझे ख्याल था कि मेरा लिटरेचर, मेरा साहित्य सफ़र करेगा यहाँ आऊँगा तो। जी। मुझे एक दो बार महबूब साहब ने, जब नाम हुआ था तो बुलाया भी कि मेरे पास आके लिखो। मैंने कहा यार फिल्मों में लिखूंगा नहीं, मुझे फिल्मों में एक्टिंग करा लो ताकि मैं पैसे कमाऊँ। उन दिनों क्या है, राइटर होके पैसे नहीं कमाए जा सकते थे। वो दर्जा तो ये था कि काम और करना पड़ता था जहाँ से आदमी रोज़ी कमाए, और लिखना पड़ता था। तो वो तो लिखने की तो एक जो पागलपन, एक तड़प जो है, वो तो राइटर की मजबूरी है ना, शायर की, राइटर की। वो तो किसी के लिए नहीं लिखता, उसके अंदर से उबाल उठता है तो वो लिखता है, कहता है जो उसने कहना है दुनिया को। फिर वो एक बहुत अच्छे अदब नवाज थे मिस्टर WZ अहमद जी। तो उनको बड़ा शौक़ था कि जो अच्छे अच्छे राइटर उनको इकट्ठा किया जाए, और मुझे उन्होंने बुलाया। मैंने कहा मैं राइटर के तौर पे नहीं आऊँगा। उन्होंने जोश मलियाबादी को रखा, कृष्ण चंद्र को लिया, मंटो को लिया, और मुझे भी बुला रहे थे। तो उन्होंने कहा, कृष्ण से कहा कि इसको यार किसी तरह ले आ। तो कृष्ण ने कहा इसको एक थोड़ी सी कमज़ोरी है एक्टिंग की। उन्होंने कहा अच्छा। बाई चांस उस वक्त तो भगवान श्री कृष्ण को उनको बड़ा एक उनका बड़ा प्रोजेक्ट था पृथ्वीराज संयोगता के बाद। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बुलवाया और मुझे कहा कि मैं आपको अभिमन्यु का रोल देता हूँ। ऐसे मैं रह गया। और अभिमन्यु का रोल के लिए वो तो पिक्चर बनी नहीं। जी जी। लेकिन वहाँ हैं हम 4-5, उस वक़्त हिंदुस्तान के जोश साहब बहुत बड़े शायर थे, तो हम 5 जने अब इकट्ठे। अब रातों को महफिल जमे, स्टोरी डिस्कशन हो, ये हो, खाना पीना इकट्ठे हो, तो फिर तो वो काम तो हुआ नहीं, लेकिन इसमें तो मैं लगा रहा। पार्टीशन से पहले जब मैं वापस गया तो पार्टीशन ये जब हो गया, उस वक्त बड़ी मुश्किल से बीवी बच्चों को लेके मैं लाहौर से अमृतसर के आने का रास्ता जो था उसमें ट्रेनें कट रही थी। तो मैंने सोचा कि मेरे बीवी बच्चे साथ हैं, कुछ हमसाए भी थे, तो हमने एक प्लान किया कि उल्टे रास्ते जाओ। तो लाहौर से हम जम्मू चले गए। जी जी। तो जम्मू जाके हम कश्मीर चले गए, और कश्मीर में मैं जाके टंगमर्ग में ठहरा, और वहाँ मैं उन दिनों एक नावल लिख रहा था अपना, और इंसान मर गया, अभी आधा लिखा हुआ जी। था। मैंने सुना है कि वो पार्टीशन के ऊपर उससे बेहतर कोई नावल आज तक नहीं लिखा गया। सुना तो मैंने भी ऐसा ही। फिर उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो उसके ऊपर बहुत ही मशहूर नावल लिखी जिसका नाम था और इंसान मर गया, जो दुनिया के कई भाषाओं में जिसका ट्रांसलेट हुआ है। दिल से निकली हुई थी बात, क्योंकि मैं उस वक्त, आप उस दौर से गुजरे थे। बाकी जितने हमारे बड़े राइटर्स ने लिखा वो उस वक्त वहाँ नहीं थे जी। वो जंग के अंदर नहीं थे, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के लिख रहे थे, अखबार पढ़ के। जी। मैं उससे गुजरा था। Even in और इंसान मर गया, the love is between Usha and Anand, you see,
and that is the love story. The rest is background. The background is partition, but it's a love story when at the end the hero and the heroine, one is left in Pakistan and one, you know, the Wagah post is the climax where they are across the bridge and the boy is separated out. But it's basically a love story. कितने कितने दिन भूखे रहे थे हम, और जब पहले दिन रोटी मिलती थी कहीं तो मेरे बच्चों, प्रेम सागर आज इतना बड़ा फोटोग्राफर है, इतना बड़ा नाम है इंटरनेशनल उसका। और मुझे याद है बहुत छोटा था तो किसी दूसरे से रोटी मांगने चला गया, भूखा था 4 दिन से, तो इसकी माँ ने इसे बहुत मारा। और मुझे ये डर था कि कहीं ये साइकोलॉजिकल पॉइंट इस बच्चे के दिल में ज़िंदगी भर ना बैठा रहे कि ये भूखा रह गया। यू नो, इट कैन रूइन ए पर्टिकुलर लाइफ, साइकी के अंदर खराब हो सकती। जी। तो जब मैं दिल्ली पहुंचे हम लोग, तो सबसे पहला मैंने काम किया कि कुछ जेवरों को बेच के बीवी के, तो बच्चों के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे खाने लेके आए और 3-4 दिन उनको खूब खिलाता रहा कि उनकी भूख मिट जाए, उनको फिर विश्वास हो जाए ज़िंदगी पे, लाइफ पे। इट्स ए सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और जिस दिन मैं बॉम्बे पहुंचा मेरे पास 20 रुपए थे सिर्फ। इनको मैं दिल्ली छोड़ आया था, 20 रुपए में जेब में थे। और यहाँ पे मुझे याद है पृथ्वीराज ने, वो मेरा बड़े मद्दाह थे, चाहने वाले भी थे, दोस्त भी थे। तो मुझे पता लगा कि सागर आया हुआ तो घर में खाने पे रहा है। एक ऐसा इमोशनल इंसिडेंट है शशि कि खाने के बाद हम बाहर, वो कॉलेज बैक रोड पे, आज भी उनका वहीं फ्लैट है, तो ये राज कपूर वगैरह थोड़े छोटे छोटे थे, तो बाहर आए तो कुछ जेब में उन्होंने पैसा हाथ डाला कि सागर कितना पैसा चाहिए, ये ले जा। तो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा पृथ्वी मेरे पास अभी 20 रुपए है, खत्म हो जाएंगे तो हम। ये वाकया शशि, तो वो आदमी बहुत ग्रेट था। जी। वो रोने लग गया और सड़क पे खड़े होकर मेरे पहुंच चुका कि आई डेंट मीन टू इंसल्ट यू। बात खूब। तो मैंने कहा पृथ्वी इंसल्ट की बात नहीं, बात यह है कि एक अल्टीमेटली मैं इंसान हूँ, तो कहीं लग जाती है बात। तो उसने मुझे एक सेंटेंस कहा, कहता है एक बात मुझे बता, अगर मैं इस हालत में कहीं से आता और एज ए दोस्त तू पहली बात ये नहीं सोचता कि कहाँ से खाएगा? सोच, अगर तू मेरा दोस्त होता तो ज़रूर सोचता। मैंने कहा सोचता, कहता मैंने भी सोचा। तो सबसे पहला काम मुझे पृथ्वी ने जब कहा कि देखो एक काम करो, मैं तुम्हें इतने बरस से कह रहा हूँ मेरे लिए एक प्ले लिख दे, तेरे पास टाइम नहीं मिला, आप लिख दे। मैंने कहा लिखता हूँ। तो उसने मेरे साथ एक एग्रीमेंट भेजा मुझे। उन दिनों इतना पैसा प्ले राइटर को कोई देता नहीं था। उसने कहा कि तुम, एग्रीमेंट ये था कि तुम हमारे लिए एक प्ले लिखोगे जब चाहो, तुमको हम 3000 रुपया देंगे इस प्ले का जब तुम चाहो। और साथ में एक 3000 का चेक भेजा, मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा देखो पृथ्वी, मैं मेरे अंदर ये नावल घुसा हुआ अभी, वो आधा निकलेगा नहीं तो मैं, क्योंकि मैं आई वॉज नोन एज ए रोमांटिसिस्ट के, मैं और कृष्ण चंद्र दोनों बड़े रोमांटिक राइटर माने जाते थे इसके। आपकी शॉर्ट स्टोरीज भी हाँ, लिटरेचर में हुआ करती। लिटरेचर में तो मोहब्बत की बात जिगर की तरह कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। Unique point in that he is, as a writer, been able to scrap the soul of the human beings. He touches the soul inside a human being. That is his success. मैंने सुना है कि आप बीच में आपको एक बहुत क्रिटिकल टीबी पेशेंट हो गए थे आप। हाँ, वो लाहौर की बात came out of that. I fought it for 2 years, 2 साल मैं सैनिटोरियम में रहा। देखो दिन में एक मैं नौकरी करता था किसी जगह अकाउंटेंट की, रात को जर्नलिज्म करता था, बीच में कॉलेज जाता था। ये फारसी उर्दू वगैरह मैंने वहीं सीखी। And somewhere, because of a great struggle in life, burning the candle at both ends, you know, he used to work the whole day and study the whole night. Work the whole day because of his social circumstances to survive. You know, my mother and my father, they would make soap together, then he would vend soap, then he was working as a goldsmith's apprentice. Imagine he was even cleaning trucks and cars, you know, to make 2 ends live.
and at night he used to study the whole night because he got 2 gold medals in Sanskrit and in Persian, and keeping that in mind he got tuberculosis. और उन दिनों तो ये था कैंसर के मरने के लिए, तो मैं वहाँ सेंटोरी में चला गया। अब आप समझिए कि एक आदमी करीब पहुँच गया है अपनी मंजिल के, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमंद, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया। वाह, बहुत खूब। तो मुझे लगता था कि कुदरत की बड़ी बेइंसाफ़ी है, कितना काम मैंने कितनी मेहनत की है ज़िंदगी में, और मैं यहाँ आज पहुँच गया हूँ कि मैं रैकन होने लगा हूँ। और उस वक़्त ये मुझे ऐसे मतलब नीचे से ही पता काट दिया। तो वहाँ मैंने सैनिटोरियम में बैठ के एक डायरी लिखी, टीबी एक तबे दिक के मरीज़ की डायरी, और मैंने भेजनी शुरू की अदब मशरक़ अदब लतीफ़, और उन्होंने छापनी शुरू कर दी। 2 बरस वो डायरी छपती रही। बाय द टाइम आई केम बैक आई वॉज ए फेमस मैन। बहुत खूब। काबिल तारीफ़ है कि ऐसी बीमारी के टाइम पर भी आप में इतनी शक्ति, इतना मेंटल स्ट्रेंथ थी। टीबी में उन दिनों वो इलाज तो होते नहीं थे जो आज के हैं, नेचुरल इलाज में डाल देते थे, और उस इलाज में उन्होंने एक आर्टिकल्स लिख के भेजते जिसका नाम था टीबी पेशेंट की डायरी, जो बहुत ही प्रख्यात हुआ। फिर उन्होंने ज्वार बाटा लिखा, आईना लिखा नावल। शायर या राइटर का काम होता है कि द बेस्ट ऑफ उसको अगर भगवान ने सोचने की शक्ति दी है, उसको अगर भगवान ने ज़िंदगी को एनालाइज करके एक रास्ता बनाने की शक्ति दी है, तो मैं तो समझता हूँ कि राइटर और शायर का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये होता है कि इंसानियत को रास्ता दिखाता है, उम्मीद दिलाता है, उसकी होप मरने नहीं देता है, उसके अंदर खूबसूरती पैदा करता है, गरीब आदमी को भी इश्क करना सिखाता है। मेरे आज तक का सारा काम जितना फिल्मी काम है या लिटरेचर का काम है, आप देखेंगे पॉजिटिव दी बेस्ट एस्पेक्ट, इंसानियत के बेहतरीन पहलू। बल्कि मैं ज़िंदगी में मेरी बड़ी कोशिश थी कि एक फ़िल्म ऐसी बनाऊं जिसमें कोई विलन ना हो। एक घूंघट में थोड़ा सा मैं पढ़ा, तब वहाँ भी एक विलन ने एक चिट्ठी लिखी थी, घूंघट बहुत बड़ी हिट हुई। उनकी पहली फिल्म मैंने की थी उनके साथ घूंघट। घूंघट फिल्म में बड़े ज़बरदस्त गाने थे, लागे ना मोरा जिया सजना नहीं आए, मोरी छम छम बाजे पाए लिया, हाय रे इंसान की मजबूरियाँ, और भी कई गाने मतलब बड़े पॉपुलर थे। बड़ी अच्छी स्टोरी थी। जब पहली दफ़ा मुझे स्टोरी उन्होंने सुनाई घूंघट की, मैंने उसी दिन कहा था कि ये पिक्चर बहुत हिट होने वाली है। अरे तुम्हें तो सचमुच जोर का बुखार है, पहले क्यों नहीं कहा? कोई सुनता तो कहता ना, दीवारों से थोड़ा ही कहता फिरूंगा। लेकिन तब भी एक रग थी मेरे मन में, मैं रोज़ पूजा में बैठूं तो भगवती से कहूँ, माँ ऐसा कर कि इंसानियत की अच्छाई में से भी ड्रामा मैं ऐसा करूं जो किसी ने ना किया। मैंने आरजू पिक्चर बनाई। आरजू में कोई विलन नहीं, ग्रेटनेस है इंसानियत की। एक्सीडेंट में अगर हीरो की टांग टूट जाती है, वो इसलिए उसके पास नहीं जाता कि मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी दुखी हो जाएगी। और आरजू बहुत बड़ी हिट रही है आपकी। अपने गम को छुपा के कहाँ कहाँ घूम रहा है वो लड़की। आखिर में जो उसने डायलॉग उसको बोला कि जब उसको पता चला कि ये लड़का इसलिए नहीं आया मेरे पास, तो अपनी टांग काटने लगी। तो क्या कर रही, क्या नहीं, मैं अपने आप को तुम्हारे बराबर कर रही। It's a story created out of circumstances, and you see the best of human relations that are possible to be seen by any human beings. It really excites your imagination कि मतलब human beings को ये करना चाहिए, ऐसा हो सकता है। You don't find those kind of, you find those kind of people, of course. That's why the stories are there. यह पाँव नहीं है भैया, मैं उसके बराबर नहीं रहा रमेश। उषा, ये क्या कर रही थी तुम? ये क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, अपने आप को तुम्हारे बराबर कर रही थी ताकि हम दोनों में कोई फर्क न रहे, कोई दूरी न रहे। साकिब साहब, आपको बरसात पहली फिल्म यहाँ पे लिखने के लिए मिली। आपके ताल्लुकात चूँकि पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ है, और बरसात बिकेम अ वेरी बिग हिट।
उसके बाद आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा या फिर दौर ऐसी बात यह है कि हमारी फिल्म में ये बरसात, देखिए वो वहाँ राज भी काम करता था थिएटर में जी, तो वो पिक्चर बनाना चाहता था, तो उसने पृथ्वी जी से पूछा कि यार ये आपके जो राइटर हैं कुछ रोमांस भी, लव भी लिखते हैं। तो पृथ्वीराज जी ने कहा, करे अपने घर में हीरा है और तू बाहर ढूंढता है। सागर साहब मशहूर रोमांस के राइटर ही, ही नोस एज रोमांटिक राइटर, प्रेम की गाथा लिखने वाले अमर प्रेमी श्री रामानंद सागर, ऐसा लोग उनको प्यार से भी बोलते थे। तब उसने मुझे कहा, तो मेरा एक नावल था जिसमें मैं प्रेम, लव की इथीरियल से लेके एब्सर्ड तक जो उसके पहलू हैं, हर रंग उसका दिखाना चाहता था इसका। तो मैंने उसको खाका सुनाया, उसको बड़ा पसंद आया। मैंने कहा लिख दीजिए। वो कहानी डायलॉग मैंने 15 दिन में लिखे। वहाँ पहली दफ़ा मैं गया, बरसात हिट हो गई, तब तक मेरी मुश्किलें रहीं, लेकिन बरसात जिस दिन हिट हो गई उसके बाद तो मैं मलाड में जहाँ था, गाड़ियाँ वहाँ आती थी प्रोड्यूसर की। तुम बता दो। मैं क्या बताऊं? प्यार बताने की नहीं, पाने की चीज है रेशमा। इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सागर साहब, बहुत अच्छी फिल्में लिखी हैं आपने उस दौर के अंदर। इंसानियत, बरसात पहली फिल्म थी, वहाँ इंसानियत लिखी, पैगाम लिखी जी। पैगाम को तो अवार्ड्स भी काफ़ी मिले, बहुत अवार्ड मिले। पैगाम पहली पिक्चर थी जिसका पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, जिस पे जी कि मेंबर्स जानना चाहते थे कि मिस्टर रामानंद सागर कम्युनिज्म फैला रहा है या सोशलिज्म फैला रहा है पैगाम के द्वारा जी। एंड पंडित जी ने जवाब दिया था कि इज़ ए वेरी गांधीयन सोशलिज्म। मैकेनिक ठीक कहता है हुजूर, इन फजूल बातों में क्या रखा है। अपने यहाँ के देसी कारीगर एक पिन तो ठीक तरह बना नहीं सकते, वो भला ये विलायती मशीन क्या बनाएंगे। माफ कीजिएगा मैनेजर साहब, आप जैसे बड़े आदमी के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आखिर ताजमहल किसने बनाया था? कुतुब मीनार और अलोरा एजेंटा के मंदिर किसने बनाए थे? सब हिंदुस्तानियों ने तो बनाए। अरे बाप दादा जो कर गए सो कर गए, आज की बात करो, आज क्या हालत है। आपको अचानक प्रोड्यूसर बनने का कैसे आपके जहन में आया? आप बहुत सफल राइटर थे। नहीं, क्या है कि राइटर को एक हमेशा घुटन महसूस होती है कि जो मैंने कहा है वो डायरेक्टर ने ठीक तरह नहीं किया, शायद मैं बेहतर कर पाता इससे। नहीं, डायरेक्टर की अपनी मजबूरी होती है जी, उसकी टेक्निक अपनी है कैमरे की, और अपनी और राइटर जानता नहीं उस बात को। जी। राइटर ने अपनी तरफ से जो लिख दिया 2-4 सेंटेंस, वो डायरेक्टर ने कुछ इस तरह से टाल के इधर से निकल गया, वो अपनी टेक्निक यूज़ करता है। एक्चुअली फिल्म बनाता है जब, तो वो डायरेक्टर बनाता है, वो कैमरे से लिखता है, फिर रीराइट करता है। जी जी। तो हम तो राइटर थे, तो बड़ा ये कि यार ये कुछ, तो ये था कि खुद बनाएंगे। तो मैंने वासन साहब को पता चला, तो ही सेड के ऑफ कोर्स यू शुड मेक इट। मैंने घूंघट बनाई एंड ही सेड कि तेरे को बिजनेस नहीं आता, तेरे को मार खा जाएगा, आई विल release it. Always a writer-director combination, a very good combination. There are two mediums saying the same thing. You have a subject. As a writer, your language is the pen and the words. As a director, your language is the visuals. So it's practically same job. So since he has been a very good, he is a very good writer in the emotional and the human values of it. You see all his work of cinema that he makes portray mostly best of human feelings and the most, the intricate human feelings between human beings, which is really difficult to portray. दोस्तों, सागर साहब से बातों का सिलसिला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए सागर साहब से ये बातें हम जारी रखेंगे इसी प्रोग्राम। तब तक के लिए नमस्कार।